नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, जो कि भारत सरकार की एक मिनी रत्न कंपनी है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें 253 पोस्ट निकली हुई हैं और ये जो पोस्ट है दोस्तों, ये ग्रेजुएशन लेवल पर भी निकली हुई है, पहले बता दूं मैं आपको। और अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो उससे भी आप इसे भर सकते हैं, और अगर आपने आईटीआई किया है तो उससे भी कई सारी पोस्ट है, उससे भी भर सकते हैं, और अगर आपने 10th किए हुई है तो उससे भी भर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये परमानेंट जॉब है। ठीक है, तो इन पर हम बात करने वाले हैं, जरा ध्यान से सुनेंगे और मैं आपको सही प्रोसेस बताऊंगा कि कई लोग क्या है कि थोड़ी सी प्रोसेस में गड़बड़ाए भी हुए है ना, ढंग से कुछ थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है अगर नहीं पता होता है। और देखिए, यही वजह है कि अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं तो आपको मालूम है इसकी लास्ट डेट जो है वो एक्सटेंड हो गई है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा है दोस्तों कि देखिए, सब्सक्राइब और जो बेल आइकन होता है ये ना फीचर व्यूअर्स के लिए होता है ना, ये व्यूअर्स के लिए होता है जो देख रहा होता है, जैसे कि आप देख रहे हो। ये सिर्फ आपको उस चैनल को करके रखना है जिसका आपको लगता है कि वीडियो मिस नहीं होना चाहिए। और देखिए, यहाँ पर वीडियो मिस होने का मतलब ये है कि दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी मैं बता दूं आपको, डिमांड ड्राफ्ट में ही पैसे भेजने हैं, है ना। डिमांड ड्राफ्ट, और डिमांड ड्राफ्ट जो होता है 3 मंथ तक वैलिड होता है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें ना टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। ठीक है, जब आप इसे फॉर्म को इस तरह के भर रहे होते हैं तो। ठीक है, तो जैसा कि मैं हमेशा वादा करता हूं आपसे कि जब भी कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा ही, और मैंने ये बताया ही आपको। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं इस पूरी वैकेंसी के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको जरा दिखा देता हूं कि कहां पर आपको ये वेबसाइट कैसी है। देख लीजिए जरा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए जरा, ये जहां पर ये मेरा कर्सर जा रहा है, goashipyard.in, ये इसकी जो है वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की। और हम यहाँ पर देखिए, कैरियर पे जाना है आपको, ये इसकी लिंक मैं दे दूंगा आपको। यहाँ से आप कैरियर पे जाना, कैरियर से जा करके ये देखो, कैरियर से फिर एक सेकंड, ये बार बार इधर चला जा रहा है। ठीक है, ये दिख रहा है जीएसएल, इस पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, फिर ये बोलेगा कि ओके करिए भैया, क्योंकि नए पेज में जाएंगे तो नए पेज में चले आइएगा। ये है दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म जो आप देख रहे हैं। ठीक है, अभी मैं एक चीज और बता दूं आपको यहाँ पर कि ये जो चीज है ना, ये देखिए, अब यहाँ पर पोस्ट लिखा हुआ है कि भाई अगर कोई अप्लाई कर रहा है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के लिए तो उसको यहाँ पर अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है और वो भरना शुरू कर देगा इसको। ठीक है, अगर किसी को अप्लाई करना है भैया स्ट्रक्चरल फिटर के लिए तो वो इस वाले अप्लाई नाउ पे क्लिक करेगा। अगर किसी को भरना है भैया रेफ्रिजरेशन एंड एसी मैकेनिक के लिए तो इस पर क्लिक करेगा। तो याद रखना दोस्तों, कई बार क्या होता है कि लिंक तो दे दी, कई लोगों ने ये बताया तो होगा आपको, लेकिन यहाँ पर थोड़ी दिक्कत हो जाती है। कई लोग क्या कर रहे हैं, सीधे आ रहे हैं, अप्लाई नाउ पे क्लिक कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, आपको ध्यान देना, ये सारी अलग अलग वैकेंसीज हैं यहाँ पे। ठीक है, हर पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म अलग है। और ये भी बता दूं कि आप एक से ज्यादा भर सकते हैं। जैसे मान लो किसी को लगता है कि वो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के लिए भी भर सकता है। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट कौन सा वाला? हिंदी ट्रांसलेटर। ठीक है, तो इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मैं स्ट्रक्चरल फिटर में भी कर दूं, इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो याद रखो कि ये भी अप्लाई, अब ये फॉर्म तो ऑनलाइन भरोगे, ठीक है, लेकिन पूरा फॉर्म ऑनलाइन भरने के बाद इसका प्रिंट निकालना, फिर हार्ड कॉपी भेजनी है दोस्तों, ये ध्यान रखना। अभी मैं पूरी प्रोसेस बताऊंगा आपको, तो याद रखिए। तो ये पहला पॉइंट क्या है, एक से ज्यादा पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जितनी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे आपको डिमांड ड्राफ्ट अलग से बनाना पड़ेगा सबके लिए। ठीक है, और ठीक है, सबके लिए डिमांड ड्राफ्ट अलग से बनेगा। इसमें लास्ट डेट एक्सटेंड हो गई है, उसके लिए भी जो नोटिफिकेशन आया था वो भी मैं बताने वाला हूं आपको। तो अगर एक से ज्यादा पोस्ट भरनी है तो आप भर लो, है ना। लेकिन ये दिख रहा है ना, अप्लाई नाउ, अप्लाई नाउ। अब किसी को अगर वेल्डर बनना है तो ये रहा अप्लाई नाउ, किसी को अगर 3G वेल्डर बनना है तो ये रहा अप्लाई नाउ, है ना। और देखो सबकी डेट जरा देख रहे हो आप यहाँ पे, 13 मई, 13 मई, 13 मई। ठीक है, ये पहले 13 मई नहीं थी, ये अभी 13 मई हुई है, याद रखेंगे। और इसमें 2 डेट है दोस्तों, तो परेशान मत होइएगा। एक है 13 मई की और एक है 23 मई की। मैं दोनों पे अभी बताऊंगा कि लास्ट डेट, दो लास्ट डेट सर क्यों हो रही है, कई लोग कंफ्यूज हैं। अभी अपन वीडियो में जाएंगे। अभी मैं आपको थोड़ा सा पहले बता दूं कि साइट पर कैसे जाना है। ये लिंक मैं तो दे दूंगा आपको, लेकिन वहाँ कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, अगर किसी को इलेक्ट्रिकल मैकेनिक है तो ये रहा अप्लाई नाउ। मतलब ये कि अलग अलग पोस्ट की अलग अलग लिंक है। ये नहीं कि शुरू में बिल्कुल खोला, किसी की आदत होती है बस अप्लाई नाउ लिखा, ये दिख रहा है भाई आपने अप्लाई कर दिया, बात खत्म हो गई। ऐसा नहीं करना। सपोज करो अप्लाई नाउ पे मैंने क्लिक किया तो, ठीक है, अब ये आपसे पूछेगा कि एग्री है कि नहीं भाई, तो आपको एग्री कर देना आप भरने से। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारी जानकारी दी हुई है पहले से। ठीक है, कि भाई किसको क्या भरना है, पासपोर्ट साइज 450 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए, तो सारी गाइडलाइंस यहाँ पर दे दी गई है। ठीक है, इस तरह से पूरा का पूरा भरते हुए और फिर यहाँ से आपको कंटिन्यू कर देना है, और कंटिन्यू करते ही आप फॉर्म में आगे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो मैंने कंटिन्यू किया, एक हल्का सा दिखा दूँ आपको रिव्यू, है ना। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है क्योंकि नेट की बात है ये। ठीक है, ये ओपन होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं, अब देखो यहाँ सबसे ऊपर लिखा हुआ, यू आर अप्लाइंग फॉर द जॉब पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट।
है ना, हिंदी ट्रांसलेटर। तो यहाँ पर वो चीजें लिख दी गई है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अभी ये ओपन नहीं हो रहा तो हमें इसमें नहीं जाना है, वो तो खैर आप अपना भर लेना, जैसा मैंने आपको बताया। मैं बस आपको ये बताने के लिए साइट पे लाया था कि हर यहाँ पर जो है अलग अलग है। फिर सेकंड पेज पे जाओगे तो अलग मिल जाएगा आपको, है ना। फिर सेकंड, ठीक है, ये सेकंड पेज आ गया होगा। ठीक है, तो समझ गए ना मुद्दा, जो समझाना था वो समझ गए आप। ठीक है, तो ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। कैरियर पे जाना है, जीएसएल कैरियर पे जाना है, क्लिक करना है, फिर यही वाला पन्ना आपका ओपन हो जाएगा। इसमें आपको जो लिंक आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे हो उस पर आपको क्लिक करना है, बात खत्म। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पूरे पीडीएफ की कि भैया क्या क्या है इसमें, वो सुनेंगे ध्यान से, है ना। तो कुछ चीजें मैंने आपको बताई, तो जैसे कि मिनी रत्न कंपनी है, ये कौन कौन अप्लाई कर सकता है वो बहुत ध्यान सुन लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन है, लेकिन ये दोनों है। ठीक है, ये आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई तो ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद पूरा सक्सेसफुल होने के बाद आपको इसका प्रिंट निकालना है, और इस प्रिंट को फिर आपको स्पीड पोस्ट करना है, यानी कि पोस्ट करना है। यानी यहाँ पर ये आ गया ऑफलाइन, यानी ये फॉर्म दोनों तरीके से फिल होगा। पहले ऑनलाइन भरो, फिर उसका प्रिंट निकाल लो भरे हुए फॉर्म का, और फिर उसको एनवेलप में पैक करके और डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी लगा करके। ठीक है, अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी लगानी है वो मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहली स्टेप क्या है, आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन। जब पूरा ऑनलाइन अप्लाई कर दोगे तो ये आपसे प्रिंट निकालने को कहेंगे। ठीक है, तो प्रिंट निकाल लेना, और प्रिंट जो है दो निकालना दोस्तों, एक आपको भेज देना है एप्लीकेशन, है ना, एक एप्लीकेशन की जो प्रिंट निकाली है वो भेज देनी है, और एक अपने पास रखनी है। सुनते जाइए। ठीक है, तो ये भेज दिया आपने, है ना। अब ये भेजोगे तो क्या अकेले एप्लीकेशन फॉर्म की प्रिंट भेजोगे? नहीं, इसमें आपको फोटोकॉपी लगानी है। ठीक है, फोटोकॉपी आपकी 10th की, ग्रेजुएशन की, एक्सपीरियंस की, आईटीआई की, डिप्लोमा की, जहां से भी किया हो वो सारा कुछ। अगर एससी हो तो एससी की सर्टिफिकेट, एसटी हो तो एसटी का सर्टिफिकेट, है ना। फिजिकल विद मतलब हैंडीकैप पर्सन है तो वो मेडिकल उनका सर्टिफिकेट लग जाएगा। एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन का लग जाएगा। ओबीसी क्रीम नॉन क्रीमी लेयर में अगर आप आते हैं और आप अपने आरक्षण से भर रहे हैं तो आपका भी सर्टिफिकेट लग जाएगा। मतलब जितने सर्टिफिकेट है सब लग जाएंगे यहाँ पर, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए, और याद रखिए फोटोकॉपी कभी भी ऐसे नहीं भेजते, सेल्फ अटेस्टेड करते हैं, यानी कि उसको आपको खुद का साइन करना है हर एक फोटोकॉपी पे। ठीक है, तो ध्यान सुनो, फॉर्म ऑनलाइन भर दिया, फिर आपने प्रिंट निकाल दिया, दो प्रिंट निकाल लिए, एक आपने भेज दिया, और उसके साथ आपने अपने फोटोकॉपीज लगा दी सभी डॉक्यूमेंट्स की, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सबकी लगा देना फोटोकॉपी, है ना। उसमें कुछ भी मत सोचना है कि क्या करना है क्या नहीं करना, सारे की सारी लगा करके चुपचाप उसमें डाल देना और लिफाफे को बंद करके भेज देना। ठीक है, और जो बचेगा मैं अभी बताऊंगा। हाँ, और साथ में याद रखना सर, इसके अलावा डिमांड ड्राफ्ट। ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट जो कि गोवा शिपयार्ड को पेबल होगा, मैं बताऊंगा अभी कैसे क्या लिखा होगा उसमें डिमांड ड्राफ्ट। ये तो खैर देखो, डिमांड ड्राफ्ट कैसे बनेगा ना, ये जब बैंक पहुंचोगे और बोलोगे सर मुझे डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, वो खुद ही बता देंगे किसको पेबल है, फिर आपसे पूछेंगे वो सारी चीजें और आप खुद ही बता दोगे। 2 मिनट का काम होता है, परेशान मत होना कि सर ये कैसे बनता है, ये बन जाएगा। ठीक है, और याद रखिए डिमांड ड्राफ्ट की फोटोकॉपी ये आपको अपने पास रखनी है, लेकिन लिफाफे में जो भेजोगे ना वो ओरिजिनल वाला भेजना है, ये याद रखेंगे आप। मैं फिर से बोल रहा हूँ, डिमांड ड्राफ्ट जो बनेगा उसकी फोटोकॉपी अपने पास रख लेना, लेकिन ओरिजिनल वाला एप्लीकेशन के साथ भेज देना। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये है कि ऑनलाइन प्रिंट जो हमने एप्लीकेशन की है भरने के बाद उसको भेजा, उसके साथ हमने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी को सेल्फ अटेस्टेड करके भेजा, साइन करके, लेकिन डिमांड ड्राफ्ट को ओरिजिनल भेजा, उसकी फोटोकॉपी खुद रख ली। इस बात को अच्छे से समझ लेना, कहीं कोई दिक्कत आए तो मुझसे पूछ लेना, है ना, भरने से पहले। ठीक है, तो मैंने काफी कुछ समझाने की कोशिश करी आपको, है ना। 100 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट है, कितने का है अभी देखेंगे अपन सारा कुछ। चलिए, ठीक है, समझ गए क्या क्या सर्टिफिकेट जाएंगे, सारे सर्टिफिकेट जाएंगे। अच्छा, याद रखिए एक चीज होती है ना, इसमें अभी बताई भी जाएगी, मैं पहले से बता देता हूँ थोड़ा सा आपको कि क्या क्या कैसा है। देखिए, एक याद रखिए कि कई जगह ऐसा होता है कि एससी के लिए और एसटी के लिए या ओबीसी के लिए या एक्स सर्विसमैन के लिए, इनके लिए मतलब आरक्षण वालों के लिए इनकी जो पोस्ट रहती है वो 0 रहती है, मतलब कोई जगह नहीं रहती। तो क्या ये उस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन जनरल कैटेगरी के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखिए जनरल कैटेगरी के थ्रू आप अगर करेंगे तो आपको एग्जाम फीस में कोई भी छूट नहीं मिलेगी। ठीक है, ये याद रखना है। मतलब यहाँ पर जब आप जनरल कैटेगरी की तरह पेश आते हो तो नहीं लगती है। लेकिन सर क्या हमें कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा? बिल्कुल देना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट तो आपको हर हाल में देना ही है। जब आप एससी की कैटेगरी से भरें खुद, या एसटी से भरें, ओबीसी से भरें, अपनी अपनी कैटेगरी से भरोगे तब तो देना ही पड़ता है, लेकिन जब जनरल कैटेगरी से भरोगे तब भी देना पड़ता है। देखो मैं ये साफ बोल रहा हूँ, इसलिए इस तरह के डाउट यहाँ पर मत पूछना, क्योंकि जो मैंने बता दिया उसमें डाउट नहीं रखना। समझ गए? यहाँ पर भेजना है तो मतलब भेजना है। ठीक, और जब जनरल से भरेंगे तो एज रिलैक्सेशन भी नहीं मिलता है। ठीक है, ये याद रखना आपको।
चलिए साहब, आप समझ गए है ना क्या क्या आपको करना था। अच्छा, अब कई लोग मेरे से कई बार एज की दिक्कत आती है, भाई सर एज कितनी होगी। यहाँ पर देखो साफ लिख दिया इन्होंने 28 फरवरी 2022, ठीक है। आपको जो भी डेट में लिख दूं, जैसे मैं बोल दूं किसी में आपकी जो एज है वो 33 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अब 33 साल कैसे देखोगे आप, 33 साल से ऊपर कैसे होंगे नहीं होंगे। मान लो किसी की डेट यहाँ पर 2022 फरवरी में 33 ही पड़ रही है, वो कंफर्म कैसे करे, उसको ऐसे कंफर्म करना है। मान लो कोई बंदा जिसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 24 क्या कहना चाहिए 24/2 क्या 24/2 2022 है, क्या ये एप्लीकेबल है? ये एप्लीकेबल है। पूछो क्यों? क्योंकि लिखा अपर एज लिमिट एज ऑन 28/2/2022 से आपका जो सन है ना, मान लो किसी ने बोल दिया कि सर मैं 1 मार्च का हूँ, 28 के बाद वो लग गया भाई, लीप ईयर होगा तो 29 फरवरी होगी, नहीं तो सीधे 1 मार्च पड़ेगा। कोई 1 मार्च 2022 का एक दिन का फर्क है, क्या ये भर सकता है? नहीं, बात ही खत्म हो गई। डेट ऑफ बर्थ इसके हिसाब से चलेगी तो मतलब इससे एक डेट ऊपर नहीं होनी चाहिए, इससे नीचे हो सकती है, ठीक है, इससे नीचे हो सकती है। अब इससे नीचे कितनी होगी वो फिर एज पर डिपेंड करता है कितना मांगा गया है। चलिए भैया इसको हटा दें, यहाँ से कचरा बहुत हो जाता है, ठीक है। तो एज के लिए मैंने बता दिया, यहाँ पर आप देख लेंगे सभी के सभी, है ना। और कोई दिक्कत आएगी तो मैं इनका एक नंबर भी दे रहा हूँ, उसमें भी आप कॉल कर सकते हो, सब कुछ पूछ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आइए दोस्तों, देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर यही सब चीज़ें हैं जो आप देख रहे हैं कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हिंदी ट्रांसलेटर की एक पोस्ट है जो कि एसटी के लिए है, तो सिर्फ एसटी वाले ही भर सकते हैं, ये रहा, ठीक है। स्ट्रक्चरल फिटर की 34 पोस्ट है, एससी के ये देख रहे हो, ओबीसी ये सब ये देख लेना है ना किसकी कहाँ पर कितनी है। और आपकी जो तनख्वाह रहेगी वो 15,000 से इतने तक हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पर ये देखो एज लिखा हुआ है कि कौन कितने एज का अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब कौन कौन सी पोस्ट के लिए सेम एज रहेगी, 1 2 3 4 5, है ना, ये नीचे चलता जा रहा है अभी, ये सब के लिए भैया। अभी देखो ये एरिया खाली होने का मतलब क्या होता है कि जो ऊपर लिखा है वही यहाँ पर भी है, वही एज यहाँ पे भी चल रही है, देखो ये सब में वही एज चल रही है, ठीक है। मतलब पूरे में वही एज है, तो कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ देख लो एज कितनी बोली गई है। SC ST की मैक्सिमम एज जो है वो 38 साल हो सकती है, OBC की 36 साल हो सकती है, EWS और UR 33 साल तक हो सकते हैं, फिजिकली हैंडीकैप 34 साल तक हो सकते हैं सॉरी, अगर फिजिकली हैंडीकैप SC ST से है तो 48, और अगर OBC से तो 46, और जो एक्स सर्विसमैन होते हैं एज रिलैक्सेशन उनको जो मिलती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। अब वापस से पोस्ट पे आ जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए रेफ्रिजरेशन एंड AC मैकेनिक की 2 पोस्ट खाली है, और वो OBC और UR की है। वेल्डर की जो 12 पोस्ट खाली है, SC ST OBC EWS सभी में खाली लगभग। और फिजिकल हैंडीकैप में 1 हैंड और 1 लेग वाले की अप्लाई कर सकते हैं जिनकी, अच्छा फिजिकली पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो होता है, ठीक है दोस्तों। इसमें कैसे मानते हैं कोई बंदा हैंडीकैप है, इनका कहना है सरकार का कि कम से कम आपके पास जो अपंगता है वो 40% मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए कचरा वाली गाड़ी आ गई है, सुबह सुबह कचरा कचरा बोलते हैं लोग, वही कचरा बनते चले जा रहे हैं समझ गए आप, है ना। इससे अच्छा तो कुछ मतलब बड़े प्यारे प्यारे गाने लगा दिए जाए तो बड़ा अच्छा लगेगा, कम से कम हाँ सुबह सुनने को तो मिला, अब सुबह सुबह कचरा सुनने को मिलता है, दिमाग भी कचरा हो जाता है। खैर प्यारे बंदो, मजाक मस्ती है। तो आप समझ गए ना, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है ना, उनको कम से कम मिनिमम 40% उनमें अपंगता होनी चाहिए, मिनिमम, है ना, मिनिमम इतनी होनी चाहिए, इससे ऊपर कितनी भी हो, मतलब आरक्षण का फायदा उठाने के लिए फिजिकली हैंडीकैप को इतना जो है होना चाहिए, ठीक है। अब ये वेल्डर की पोस्ट होगी, अब 3G वेल्डर की 10 पोस्ट है भैया, इस तरह से आप देख सकते हैं, 15 सैलरी सबकी वही सेम है, तो परेशान मत होइएगा। अपनी उम्र ध्यान दीजिए, मैंने क्या क्या बताइए, आप किस में आते हैं। इलेक्ट्रिक मैकेनिकल की 11 है, और ये इस तरह से बटे हुए हैं, ठीक। प्लम्बर की 2 है, मोबाइल क्रेन की 1 है, ये सिर्फ रिजर्व में है, और 2 में 1 रिजर्व की, और ये इसमें हो गई, और ये 14,000 की सैलरी होगी, ठीक है। यहाँ पर 14,000 से 48,000 इस तरह से। प्रिंट कम रिकॉर्ड कीपर की 1 पोस्ट है, कुक की 4 पोस्ट है, सिर्फ जनरल कैटेगरी में खाली है। क्या SSC वाले भर सकते हैं? भर सकते हैं, लेकिन सर्टिफिकेट लगाना है ना, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। ऑफिस असिस्टेंट की 7 है, और ये अलग अलग से बटे हुए हैं, आप देख सकते हो। ऑफिस असिस्टेंट फाइनेंस और इंटरनल ऑडिट में भी 4 पोस्ट है, ये बटे हुए हैं, ये भी देख सकते हो। स्टोर असिस्टेंट की 1 पोस्ट है, यार्ड असिस्टेंट की 10 है, जूनियर असिस्टेंट। देखो दोस्तों अभी बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ मैं, तो इसमें बने रहना वीडियो में ध्यान से। जूनियर इंस्ट्रक्टर की 2 पोस्ट है जो रिजर्व कैटेगरी सॉरी जनरल कैटेगरी के लिए है। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन 1 पोस्ट, ये इसी के लिए हो गई, ठीक है। टेक्निकल असिस्टेंट स्टोर मैकेनिकल 8 पोस्ट है, जो सब में फिर से बढ़ गई है, 1 1 2 2, और 16,000 से 63,000 तनख्वाह बढ़ जा रही है धीरे धीरे। टेक्निकल असिस्टेंट स्टोर इलेक्ट्रिकल 7 पोस्ट है, सब में बटे हुए 16,000 से इतना। टेक्निकल असिस्टेंट 12 पोस्ट है, सब में ऐसे देख लेना, ये PDF में अभी दे दूंगा आपको, है ना, वही डिस्क्रिप्शन पे।
और टेक्निकल असिस्टेंट कमर्शियल इलेक्ट्रिकल में फिर से बढ़ गया, और टेक्निकल असिस्टेंट कमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक्स में 5 पोस्ट फिर से ये बढ़ गया, ठीक है। और यहाँ पर अजीब टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल में 21 पोस्ट है, असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल में 15 है, टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स में 5 है, टेक्निकल असिस्टेंट शिप बिल्डिंग में 21 है, सिविल असिस्टेंट में 2 है, कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो। अब यहाँ पर देखना ट्रेनी वेल्डर, इसकी 10 पोस्ट है, सब में इतनी खाली है, ठीक है। इसमें ये बोला गया है, देखो जहाँ जहाँ जो लिखा है ना वही ध्यान देना है। ट्रेनी वेल्डर के लिए, ट्रेनी जनरल फिटर के लिए, यानी इन दोनों चीज़ों के लिए, ट्रेनी वेल्डर और ट्रेनी जनरल फिटर, ठीक है, इनके लिए ये बोला गया है कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगी वो 2 साल की रहेगी, ठीक है, 2 साल तक की आपकी ट्रेनिंग होगी, और इस दौरान आपको 7,000 रुपया पर मंथ मिलेगा, ठीक है। तो 2 साल की ट्रेनिंग है ना आपकी, तो पहले साल आपको 7,000 मिलेगा, दूसरे साल आपको 7,500 रुपये मिलेगा, ठीक है। और जब आप पूरा 2 साल का ट्रेनिंग अपना कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आपकी 15,000 से 53,000 के उसमें पे स्केल में आपकी नौकरी लग चुकी होगी, ठीक है। तो 2 साल की ट्रेनिंग है, किसके लिए बता रहा है, ट्रेनी वेल्डर और ट्रेनी जनरल फिटर के लिए। और जो अनस्किल्ड है दोस्तों उनके लिए 20 पोस्ट है, इस तरह से खाली है, और उनके लिए कुछ भी नहीं, बस सीधे 10,000 से 35,000 तक की तनख्वाह। चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए, डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुई थी 29 मार्च से स्टार्ट हुई थी, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑनलाइन भरने के लिए 13 मई दी गई है। लेकिन यहाँ ध्यान देखना, लास्ट डेट और लिखी है, और वो क्या है, रिसिप्ट ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये देखो ऑनलाइन एप्लीकेशन की क्या मांग रही है उन्होंने, हार्ड कॉपी, यानी पहले भरोगे ऑनलाइन फिर निकाल लोगे प्रिंट, तो प्रिंट निकाल ली तो क्या बन गई, ये हार्ड कॉपी बन गई। और 2 प्रिंट निकालने मैंने बताया था, एक भेज देना है और एक अपने पास बचा के रखना है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी भेजनी है, किससे, विद द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, मालूम है ना, फोटो कॉपी जो मैंने बताए थे सारे, ठीक है। और साथ में भेजना है ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट, जो कि एट गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसकी डेट क्या है, तो दोस्तों ये पहले 9 तारीख थी और अब ये कर दी गई है 23 तारीख। पहले जो लास्ट डेट थी वो 28 अप्रैल थी, लेकिन उसको बढ़ा करके 13 मई कर दिया गया है, ठीक है। पहले जो लास्ट डेट थी अप्लाई ऑनलाइन करने की वो 28 अप्रैल थी, उसे अभी अभी बढ़ा करके 13 मई कर दिया गया है। और जो हार्ड कॉपी भेजने की जो लास्ट डेट थी वो 9 मई थी, जिसे बढ़ा करके 23 मई कर दिया गया, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की दोस्तों। तो यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ना सब वही है। अब जैसे मान लो किसी को असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के लिए अप्लाई करना है, हिंदी ट्रांसलेटर के लिए एक वैकेंसी है, उसके पास डिग्री होनी, देखो पोस्ट मैंने बता दिया किसके लिए खाली है, SC ST ऊपर बताया मैंने, ठीक है। तो बार बार ये चीज आप मुझसे पूछ करके परेशान नहीं करेंगे, जो मैंने वीडियो में बता दिया है उसको मत पूछिए, कुछ डाउट हो तो पूछिए, ठीक है। वही चीज आप पूछते हैं, कुछ नया पूछे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। जो मैंने वीडियो में बताया उसको मत पूछा करें, उसके लिए ये वीडियो बनाया क्यों है, ताकि आपके सवाल नहीं रहे ना। अगर कुछ छूट गया है मेरे वीडियो में तो वो आपके सवाल होने चाहिए, जो नहीं छूटा है वो आपके सवाल क्यों हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो पूछिए, अगर कोई दिक्कत है, कहीं कुछ समझ नहीं आया तो पूछ सकते हो आप, ये एक बात होती है, ठीक है। पूछिए, देखो कमेंट का आंसर मैं देना बिल्कुल पसंद करता हूँ, मैंने आज तक कोई कमेंट ऐसा नहीं छोड़ा जिसका मैंने आंसर ना दिया हो, ठीक है, मैं देता ही देता हूँ। चलिए अब देखिए यहाँ पर एसेंशियल लिखा हुआ है, एसेंशियल जहाँ जहाँ लिखा जाए ना समझ जाओ कि ये बहुत जरूरी है, जहाँ डिजायरेबल लिखा जाए समझ जाओ जरूरी नहीं है, इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है आपको। एसेंशियल क्या क्या है, इनने बोला भैया एक्सपीरियंस भी होना चाहिए 2 साल का मिनिमम, और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है डिग्री हो हिंदी में, और जिसमें इंग्लिश आपका एक सब्जेक्ट रहा हो, ठीक है। और फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड, और साथ में आपके पास 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए हिंदी ट्रांसलेशन में, फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, मतलब हिंदी से इंग्लिश आपने ट्रांसलेशन में 1 साल का डिप्लोमा किया हो, या इसका उल्टा भी समझ लीजिए, इंग्लिश से हिंदी भी किया तो भी आप चल जाएंगे, ठीक है। तो 2 साल का एक्सपीरियंस आपने कहीं काम किया, मतलब अगर आपको सुपरिटेंडेंट असिस्टेंट बनना है हिंदी ट्रांसलेशन का, तो आपने 2 साल काम किया हो कहीं पर भी, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में, है ना, कहीं ना कहीं आपने काम किया हो, तो वो आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लग जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चरल फिटर की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो 34 पोस्ट जिसकी थी, तो आपके पास भैया ऐसा है कि ITI होना चाहिए, और ITI के साथ आपके साथ ITI जो होता है ना, ITI अब आपने किसी ने तो किया होगा स्ट्रक्चरल फिटर में, तो आप ITI के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, या तो आपके पास फिटर का एप्लीकेशन सर्टिफिकेट हो, फिटर जनरल का, शीट मेटल वर्क ट्रेड, या स्ट्रक्चरल फिटर, ये सब के सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ये एसेंशियल है, ठीक है। अब इसमें वर्क एक्सपीरियंस ऐसा बोला इसने कि 2 साल का एक्सपीरियंस इन्हें भी चाहिए कि आपने लाइन में 2 साल का काम किया हो, चलिए ठीक। डिजायरेबल पे ध्यान नहीं देना। अब रेफ्रिजरेशन AC मैकेनिक, अगेन ITI में ITI होना चाहिए, रेफ्रिजरेशन AC मैकेनिक से तो आप आराम से अप्लाई कर लोगे, लेकिन 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए, आपने कहीं ना कहीं काम किया हो, ठीक है। वेल्डर की 12 वैकेंसीज है, ITI आपका वेल्डर में होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस आपने कहीं ना कहीं काम किया हो, ठीक है। और यहाँ पे 3G वेल्डर की भैया अगेन या तो आपने ITI किया हो वेल्डर की ट्रेड में, और आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए फिर 3G वेल्डिंग का,
और 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो जो मैं बोल रहा हूँ बस उतना ही आपके पास होना चाहिए। अगर किसी को इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक बनना है तो ITI इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से हो और 2 साल का एक्सपीरियंस हो। अगर किसी को इलेक्ट्रिकल मैकेनिक बनना है तो उसके पास 10वीं होनी चाहिए और साथ में एंड ITI और ITI मतलब 10वीं के साथ साथ उसके पास ITI भी होनी चाहिए। ठीक है, 10वीं। चलो अब आप समझ गए होंगे मेरी बात, 10वीं 12वीं सब लगेगा। चलिए, अब एसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस इनने बोला 2 साल का काम। एक्सपीरियंस तो हर जगह ही है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर भी वही है कि 10th 12th हो और साथ में आपके पास ITI इन प्लम्बर हो, तो आप इस प्लम्बर वाली वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। ITI है, देखो ये देखो ITI के लिए, और 2 साल कहीं ना कहीं काम किया हो आपने। ये नहीं बोला सरकारी है किसमें काम किया हो, सिर्फ काम क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब वही मोबाइल क्रेन ऑपरेटर, जो क्रेन ऑपरेटर है उसके लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो वही 10th 12th होना चाहिए और साथ में हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर लोगे। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए चलाने का, ठीक है। ऐसा नहीं कि नया नया आया हो, नौसिखिया कहीं बिल्कुल धर दो पेल दो। चलो, अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन प्रिंटर कम रिकॉर्ड कीपर, तो वही 10th 12th चाहिए और मिनिमम 6 मंथ का सर्टिफिकेट चाहिए आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन में, क्योंकि ये क्या है, प्रिंटर कम रिकॉर्डर रिकॉर्ड कीपर, ठीक है। एक वैकेंसी इसकी खाली है, तो आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन चाहिए, 6 महीने का उसमें होना चाहिए और मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। चलो भैया, और यहाँ देखो जरा, कुक में तो सिर्फ आपको भैया 10th ही चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस खाने में आपका बनाने में हो, ठीक है। और ऑफिस असिस्टेंट के लिए मैंने कहा आपसे कि कोई भी डिग्री में डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन में आपके पास डिग्री बस हो, है ना। और साथ में मतलब कोई भी डिग्री, जैसे BSc BCom जो भी हो या BE BTech जो भी हो, और साथ में आपके पास 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, ठीक है। लेकिन मान लो अगर आपने BCA और BSc किया तो फिर आपको एडिशनल सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं कंप्यूटर, क्योंकि आपने कंप्यूटर पूरे साल पढ़े हैं, ठीक है। जिन्होंने कंप्यूटर से जुड़े छोड़ करके कहीं और किया है तो उनको ये दिखाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब एसेंशियल में वही 1 साल का एक्सपीरियंस मांग लिया इन्होंने। फिर अब आप देखो, ऑफिस असिस्टेंट फाइनेंस और इंटरनल ऑडिट में 4 वैकेंसी थी। डिग्री इन कॉमर्स मांगी गई है, 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है कंप्यूटर एप्लीकेशन में और 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। स्टोर असिस्टेंट 1 वैकेंसी है। किसी भी फील्ड से आप ग्रेजुएशन हो जाए आपका फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 1 साल का सर्टिफिकेट कंप्यूटर एप्लीकेशन में होना चाहिए। अगर BCA BSc से किया है तो फिर आपको अलग से सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। एसेंशियल भैया 1 साल का एक्सपीरियंस और होना चाहिए, ठीक है। यार्ड असिस्टेंट की बात करें दोस्तों, यार्ड असिस्टेंट ग्रेजुएशन हो कहीं भी किसी फील्ड से, साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे DCA PGD से होता है ना वो लेकिन अगर किसी ने BCA BSc किया है कंप्यूटर में तो उसको कंप्यूटर का अलग सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं है और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। एक्सपीरियंस तो हर जगह मांगा है। जूनियर इंस्ट्रक्टर अप्रेंटिसेस मैकेनिकल की बात करें, 2 पोस्ट खाली है दोस्तों, है ना। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा जूनियर इंस्ट्रक्टर अप्रेंटिसेस के लिए, देखिए इनने बोला है कि मिनिमम 2 साल का आपके पास डिप्लोमा हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और 2 साल का एक्सपीरियंस हो कहीं ना कहीं काम करने में, ठीक है। चलिए ITI भी चल जाएगा, ऐसा है। अब यहाँ तो देखो साफ साफ बोला है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, यानी कि एक की वैकेंसी के लिए डिप्लोमा मेडिकल लेबोरेटरी में होना चाहिए आपके पास और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी में, ये इंपॉर्टेंट काम होगा। अब टेक्निकल असिस्टेंट स्टोर्स मैकेनिकल देखोगे तो 8 वैकेंसी है, ठीक है। 2 साल का कहीं ना कहीं डिप्लोमा किया हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से और 2 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए काम करने का, ठीक है। इस तरह से टेक्निकल असिस्टेंट स्टोर देखोगे तो ये भी 2 साल का भैया डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और 2 साल की आपकी एक्सपीरियंस होना चाहिए काम करने का। अगर आप कमर्शियल मैकेनिकल देखोगे टेक्निकल असिस्टेंट में, कमर्शियल मैकेनिकल ब्रांच में, तो ये 2 साल का मैकेनिकल इंजीनियरिंग का वो होना चाहिए आपके पास डिप्लोमा और 2 साल आपने कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस लिया हो। फिर आता है टेक्निकल असिस्टेंट कमर्शियल इलेक्ट्रिकल, 5 वैकेंसी जिसकी 2 साल आपने डिप्लोमा किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और 2 साल आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कहीं काम करने का। टेक्निकल असिस्टेंट कमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक्स वही है भैया, 2 साल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हो, ये डिप्लोमा वाले बात है, और 2 साल आपने एक्सपीरियंस लिया हो। असिस्टेंट मैकेनिकल में तो भैया डिप्लोमा मैकेनिकल में होना चाहिए, कम से कम मिनिमम 2 साल आपने किया हो और डिप्लोमा, और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो कहीं काम करने का भी, ठीक है। वहीं इलेक्ट्रिकल के लिए टेक्निकल असिस्टेंट मिनिमम 2 साल का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, 2 साल की आपके एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स 2 साल का मिनिमम डिप्लोमा होना चाहिए इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और एसेंशियल वर्क ये है कि 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम, कहीं ना कहीं काम किया हो। फिर टेक्निकल शिप बिल्डिंग में भैया आगे शिप बिल्डिंग में आपने डिप्लोमा किया हो और 2 साल का एक्सपीरियंस हो इसको हैंडल करने में तो कर सकते हो। सिविल असिस्टेंट, अरे यार कसम से कितनी पोस्ट है और सब में देख रहे हो 2 साल का एक्सपीरियंस सिविल में ही मांगा गया है और डिप्लोमा कम से कम मिनिमम 2 साल का डिप्लोमा आपने किया हो सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक है। और यहाँ देखिए ट्रेनी वेल्डर के लिए ITI मांगा गया है वेल्डर में,
और 2 साल आपके जो रहेंगे वो ट्रेनिंग के रहेंगे, जिसमें से पहले साल आपको 7,000 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा, दूसरे साल आपको 7500 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा। इसके बाद आप सक्सेसफुल यानी परमानेंट कर दिए जाएंगे, ठीक है, और फिर इतनी आपकी तनख्वाह हो जाएगी। ट्रेनिंग इसके लिए तो भाई ITI फिटर किया हो या जनरल फिटर हो तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। 3 पोस्ट है, पहले साल 7,000 मिलेगा, दूसरे साल आपको 7500 मिलेगा, फिर आप जब परमानेंट हो जाएंगे तो इतना पैसा मिलेगा आपको। अनस्किल्ड, और ये लास्ट हो गई हमारी कि इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ 10th मांगा गया है, 10th और 12th, ठीक है, 10th, और जो 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है अनस्किल्ड में, ठीक है। और अगर इसको कोई ITI वाला अप्लाई करेगा तो उसको प्रेफरेंस मिलेगी, ठीक है दोस्तों, ये आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पर ये लिखा है कि मैकेनिकल का मतलब कौन कौन सी ब्रांचेस में भर सकती है, मैकेनिकल, मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल एनर्जी, मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन एनर्जी, सॉरी इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल, और इलेक्ट्रिकल से मतलब कौन कौन सी ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल हो गई, EE हो गई, EI हो गई, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो गया, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, और सिविल का मतलब सिविल, सिविल एंड स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल। तो ठीक है, तो ये मतलब बता दिया गया कि क्या क्या है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखी है मैंने, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये बिल्कुल पढ़ना है आपको। इसमें क्या बात लिखी मैं आपको बताता हूँ, वही जो मैंने आपसे कही थी। आपको पूरा एप्लीकेशन आपका ऑनलाइन जाएगा, सब कुछ आपको भर देना है, भरने के बाद आपको क्या करना है, उसका प्रिंट निकाल लेना है, ठीक है। टेक आउट, ये देखो लिखा है, टेक आउट द प्रिंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, फिर अटैच ऑल द रेलेवेंट, और सारे फोटोकॉपी अटैच कर दो, सेल्फ अटेस्टेड करते हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म में, एंड पोस्ट द सेम अलॉन्ग विद द ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट, और उसको पेस्ट कर दो, है ना, और सॉरी उसको पोस्ट करना है आपको, लेकिन उसमें और क्या डालना है, ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट भी डालना है, ये मैंने बता दिया है। तो गोवा शिपयार्ड, ठीक है। कितने का डिमांड ड्राफ्ट बनेगा दोस्तों, ये देखिए फीस 200 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनेगा, किसके फेवर में बनेगा, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के बनेगा, जो कि पेबल होगा, पेबल कहाँ होगा, एट वास्को डी गामा, गोवा, समझ गए। चलो, और देखिए भाई किससे फीस नहीं लग रही है वो ध्यान सुन लेना, ST से फीस लग रही है ना, ST से ना, तो मतलब इनको डिमांड ड्राफ्ट नहीं भेजना है ना, फिजिकल हैंडीकैप लोगों से ना, एक्स सर्विसमैन से, ठीक है। नो फी इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय इंटरनल कैंडिडेट्स हु अप्लाई फॉर द सेट पोस्ट। इंटरनल जो है मतलब जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उनको भी फीस नहीं देनी है, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक चीज बता दूं आपको कि सर डिमांड ड्राफ्ट तो भेजना है, लेकिन डिमांड ड्राफ्ट के पीछे क्या क्या लिखना है वो ध्यान सुनिए। देखिए, डिमांड ड्राफ्ट के पीछे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर लिख देना है, ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर अपना पीछे लिख देना, रजिस्ट्रेशन नंबर के अलावा अपना नाम लिख देना, अपना मोबाइल नंबर लिख देना, किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया वो लिख देना, ठीक है। ये याद रखना आपको, DD डिमांड ड्राफ्ट के पीछे क्या क्या लिखना है, उसके पीछे एडवर्टीजमेंट नंबर भी लिखना है, जो भी इस एग्जाम का एडवर्टीजमेंट नंबर है ना, इस PDF में सबसे ऊपर लिखा है वो भी आपको इसमें भर देना है। डिमांड ड्राफ्ट के कहाँ पर, उल्टी साइड, दूसरी साइड, ठीक है, सामने मत लिखने लग जाना आप लोग। चलो, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नॉन रिसिप्ट ऑफ हार्ड कॉपी। मान लो किसी ने ऑनलाइन तो भर दिया लेकिन उसका प्रिंट निकाल करके हार्ड कॉपी नहीं दी है, तो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स एंड ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट नॉट एज पर द प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स, और द हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस एंड डिमांड ड्राफ्ट रिसीव्ड आफ्टर द लास्ट डेट। अब देखो, इन्होंने साफ बोला कि लास्ट डेट के बाद अगर मिलेगा तो भी रिजेक्ट कर देंगे, तो रिजेक्ट करने की बात हो रही है यहाँ पे, ज्यादा कुछ नहीं है, और ये आपको पॉइंट पढ़ने नहीं है, फिर सीधे आ जाओ। तो एसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस शुड हैव बीन कंप्लीटेड। अब देखो, जो एक्सपीरियंस मांगा गया है, आपने देखा सब में एक्सपीरियंस मांगा है सिवाय लास्ट वाली पोस्ट के, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि आपके जो भी एक्सपीरियंस है ना वो 28 फरवरी 2022 से पहले होनी चाहिए, ठीक है। द एसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस शुड हैव बीन कंप्लीटेड नॉट अर्लियर देन 3 years फ्रॉम द कट ऑफ डेट, ठीक है। 3 साल पहले तक अगर सपोज करो कि आपने 2021, 20, 2019 तक आपका एक्सपीरियंस है, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, है ना। नॉट अर्लियर देन 3 years, मतलब ज़्यादा जो है 3 साल पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है एज फॉर द एडवर्टीजमेंट। तो मतलब आप थोड़ा सा नया बनवा लीजिएगा, ठीक है, रिन्यू करवा लीजिएगा। द कैंडिडेट हु हैज़ कंप्लीटेड द एसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस प्रायर टू दिस, है ना, जिन्होंने, अब क्या है कि कई बार ये डाउट हो जाता है कि सर मान लीजिए मेरे पास पुराना है ना, प्रायर, मेरा जो सर्टिफिकेट है एक्सपीरियंस का वो प्रायर है, पहले का है, तो एंड वाज एम्प्लॉयड इन द फील्ड रिलेटेड, और अभी आप नौकरी भी कर रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस कहीं और का, आपने एक्सपीरियंस है आपके पास, लेकिन अभी आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, है ना, और एसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस, तो आप नौकरी कर रहे हैं तो मतलब वर्क एक्सपीरियंस में है ना, मतलब इस दौरान अगर 28 से लेकर के 28, मतलब 19 से लेकर के 2019 से लेकर के 2022 तक अगर आप अभी भी काम कर रहे हैं तो भी आप इसके लिए कंसिडर किए जाएंगे, तो आप भर सकते हैं, मैं बता दूं आपको, ठीक है। अच्छा भैया, यहाँ पर सिर्फ इतनी सी बात लिखी दोस्तों कि SC ST जो है ये जनरल कैटेगरी के उससे अप्लाई कर सकते हैं, है ना। हाउएवर दे हैव टू, लेकिन उनको कास्ट सर्टिफिकेट अपनी सबमिट करनी पड़ेगी,
ठीक है। और इनको कैसे बनाना है वो प्रोफार्मा, वो ये लिखा है कि प्रेस्क्राइब्ड प्रोफार्मा मीट फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये याद ध्यान रखना है। और ओबीसी नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट आपको अटैच करना है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इनको अपने सर्टिफिकेट अटैच करना है। और फिजिकली हैंडीकैप को भी अपने सर्टिफिकेट अटैच करने हैं, है ना, याद रखना है इस बात को। ये सब फोटोकॉपी उसने भेजनी है, ठीक है। और सेल्फ अटेस्टेड जरूर करना है। अब मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि जो SC ST OBC वाले हैं, इनके अगर कोई कहीं और से अप्लाई कर रहे हैं तो इनके सर्टिफिकेट क्या होते हैं, लैंग्वेज इंग्लिश के अलावा कुछ और होता है। इंग्लिश या हिंदी के अलावा अगर कुछ है और है तो आपको पहले उसे हिंदी में टाइप करना है, हिंदी में लिखना है और फिर देना है, समझ गए। तो ये तो उनके लिए केस हो गया। कहीं डाउट होगा तो मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और जो कहीं पर काम कर रहे हैं जैसे गवर्नमेंट ऑफिस में, क्वासी गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर में, तो उन्हें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना पड़ता है अपनी कंपनी से जहां वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि बिना पूछे अनुमति के आप नहीं दे सकते पेपर। अब यहाँ पे पूरा लाइन है, तो देखो यहाँ पे लिखा है कि जो आउट स्टेशन कैंडिडेट हैं, जो बाहर रहते हैं, और अगर वो रिटर्न क्लियर कर लें और साथ में प्रैक्टिकल भी क्वालिफाई कर लें, विल बी पेड टू एंड फ्रो, उनको हम आने और जाने दोनों खर्चा देंगे सेकंड स्लीपर क्लास में। ये इनने साफ साफ बोला है ना। ये तो सेकंड स्लीपर क्लास रेल मतलब रेल की बाय शॉर्टेस्ट रूट से दे देंगे, ठीक है। अब SC ST कैंडिडेट्स ऑन बीइंग, अब जो SC ST वाले इनको तो मिलेगा भी है टू एंड फ्रो, तो आपको क्या करना है, अपने टिकट जो भी है ना आने जाने के, वो वहां पे दिखा देना, ठीक है। वो आपको पे कर देंगे। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पर आइए 16 पॉइंट में इन्होंने बोला था कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट। अब जो एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है उसको अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म भरने पड़ेंगे और अलग अलग डिमांड ड्राफ्ट भी जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, एक ही डिमांड ड्राफ्ट से नहीं होगा ये सब, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है 21वें पॉइंट में कि अदर पोस्ट वर फिजिकली हैंडीकैप इज नॉट मेंशन्ड आर नॉट आइडेंटिफाइड पोस्ट। अब जैसे SC ST के सामने अगर उनकी पोस्ट खाली तो वो जनरल से अप्लाई कर देते हैं, लेकिन क्या फिजिकली हैंडीकैप के लिए अगर वैकेंसी ना हो तो क्या वो कहीं और से अप्लाई कर सकते हैं? नहीं दोस्तों, आप नहीं कर सकते। आपके लिए तो आप तभी कर पाओगे जब आपके क्या कहना चाहिए, आपके लिए नौकरी खुली होगी, है ना। मैंने आपके लिए जब पोस्ट होगी तो ये आप भर सकते हैं, दूसरे की पोस्ट से आप नहीं भर सकते, ठीक है। और बाकी इसमें कुछ है नहीं। यहाँ पे बताया कि विजुअली हैंडीकैप और विजुअली हैंडीकैप और हियरिंग हैंडीकैप और मल्टीपल डिसेबिलिटी, ये सब के सब कर सकते हैं। भाई देखिए कॉल लेटर कब आएगा सर, मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर ये 2 पॉइंट में सब पता चल जाएगा। कॉल लेटर आपको ईमेल आईडी में ये खुद भेजेंगे, साफ साफ लिख दिया, सेंट ओनली थ्रू ईमेल टू शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स, ठीक है। 32 वाला देखना ध्यान से कि इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नेम ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स, डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट, है ना, नेम्स ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी होस्टेड ऑन द वेबसाइट। भाई इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन कि कौन एलिजिबल कैंडिडेट है, रिटर्न टेस्ट कब हुआ है, जो सिलेक्ट हुए उन बंदों का नाम, ये सब कुछ वेबसाइट पर डलेगा, तो आप उसको चेक कर सकते हो, ठीक है। अपर एज लिमिट दोस्तों अब आपको मालूम है कि 28 फरवरी से नोट की जा रही है ना। अगर कोई भी दिक्कत आए, ये देखो साफ लिखा है, फाइंडिंग डिफिकल्टी टू अप्लाई ऑनलाइन, अगर डिफिकल्टी होती है तो आपको recruitment@, goashipyard.com इस पर जाने के लिए बोलूंगा। इस पर अपने क्वेरी लिख देना, डाउट लिख देना, ये सब आपको बता देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कुछ बात लिखी है कि इंस्ट्रक्शंस फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन। देखो ये तो मैंने बता दिया ना, कैरियर में जाओगे, GSL में जाओगे तो अप्लाई नाउ मिल ही जाता है, वहाँ पर सब अप्लाई कर देना, ठीक है। स्कैंड कॉपी JPG, अब देखो जितनी फोटोग्राफ है या जो भी है तो JPG में रखना है या PDF में रखना, दोनों चल जाएंगे, ठीक है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट जाएंगे वो सुन लीजिए। कलर पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, ठीक है। अब ये फोटोग्राफ में कैसा होना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, इसका ध्यान रखना, ठीक है। और ये जो फोटो का साइज है वो 450 KB से नीचे का ही होना चाहिए। अब कैंडिडेट का सिग्नेचर जो है ये भी 450 KB से नीचे होना चाहिए। और याद रखना है इसको ब्लैक इंक से करना है, ठीक है, ब्लैक इंक से साइन करके, है ना। तो ये, और ये याद रखना डिजिटलाइज्ड, जो कई लोग क्या करते हैं डिजिटल चीजें वहां पे अपलोड कर देते हैं, ऐसा नहीं है। डिजिटल सिग्नेचर क्या कहना चाहिए, अलाउड नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, पेपर पे साइन करना है ब्लू पेन से, है ना, और फिर इसको अपलोड कर देना है। अब भाई डिमांड ड्राफ्ट जो है वो 500 KB से नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्कैंड कॉपी वही 10th की जो लगेगी वो दिखा देना, 500 KB से कम की होनी चाहिए। स्कैंड कॉपी ऑफ 12th 1 MB से कम होनी चाहिए। कास्ट और डिसेबिलिटी 500 KB से कम होना चाहिए। स्कैंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नॉट मोर देन 1 MB, 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब DD जो होती है वो 3 महीने तक ही वैलिड होती है फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, है ना। डिमांड ड्राफ्ट सबमिट पोस्ट द ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट टू गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, और अपना जो पोस्ट है वो इसमें भेज देना आपको, ठीक है। चलो और चलते हैं भैया यहाँ पर। कैंडिडेट 3rd पॉइंट पढ़ो, 2nd पॉइंट बेकार है, इतना काम का नहीं है। एडवाइज टू टेक 2 प्रिंट आउट्स ऑफ देयर सिस्टम जनरेटेड। अब देखो क्योंकि इसको तो उसमें ढकेल दिया, ठीक है, सेप्टिक टैंक में, है ना। मजाक करो, ठीक है।
अब देखिए, तो क्या करना है कि आपको 2 प्रिंट निकालने हैं, ये मैंने पहले ही बताए थे, है ना? एक आपको भेज देना है और एक आपको अपने पास रखना है, ठीक है? समझ गए होंगे आप मेरी बात, है ना? कभी-कभी बीच में मज़ाक करता हूँ, उसको सीरियसली नहीं लेना मेरे प्यारे भाइयों। अब देखिए, तो मैं एक बार रिपीट करता हूँ, आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ठीक है? सारा कुछ उसमें भर देना, ठीक है? जब सारा कुछ भर दोगे, आखिरी में सबमिट हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा, तो आपको प्रिंट निकालना है, ठीक है? पूरे फॉर्म का प्रिंट निकलेगा, पूरे फॉर्म का, ठीक है? पूरे फॉर्म का प्रिंट निकालना, इसकी 2 कॉपी कर लेना, एक कॉपी को आपको लिफाफे में यानी कि एनवलप में लिखना है, ठीक है? एनवलप में लिखने के बाद इसे पोस्ट कर देना है, तो ये अपने आप पहुंच जाएगा और इसको छोड़ दीजिए जलने के लिए, ऐसा, है ना? चल, नहीं समझे? जलने के लिए छोड़ोगे? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं करना, ठीक है? मजाक अगेन। तो देखो दोस्तों, अब यहाँ से सीजीएम और ये वो एड्रेस है भैया जहाँ पर आपको भेजना है, ठीक है? तो आप समझ गए ना, ऑनलाइन फॉर्म भरा, इसके 2 प्रिंट निकाल लिए, एक ये, ठीक है? एक आपने भेज दिया, एक अपने पास फ्यूचर के लिए रख लिया, ठीक है? अब इसको जब भेजोगे तो कोई एड्रेस तो होना चाहिए ना, टू, तो ये रहा लिखा हुआ है, सीजीएम एचआर एंड ए एचआर डिपार्टमेंट, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर भवन, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, वास्को डी गामा, गोवा, इतना, ठीक है? इस पर आपने भेज दिया उसको, समझ गए? इस पर भेजना है। अब ये तो ये तो भेज दिया आपने, है ना? इस पते पर भेज दिया। और इस एप्लीकेशन में क्या क्या है दोस्तों, आपकी एक एप्लीकेशन की कॉपी, एक प्रिंट किया एप्लीकेशन है आपका, है ना? और एक ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट रहेगा और फोटोकॉपी रहेंगी सभी डॉक्यूमेंट्स की, जो कि आपकी सेल्फ अटेस्टेड रहेंगी। अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे डिमांड ड्राफ्ट कितने रुपए का है, 200 रुपए का है, ठीक है? और ये डेट सारी बदल चुकी हैं, तो परेशान मत होना। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कहीं कोई डाउट हो जाए तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है दोस्तों? यही वजह है कि आपको मुझसे जुड़ना है, क्योंकि यहाँ कोई भी अपडेट आता है तो मैं सबसे पहला होता हूँ जो आपको बताता हूँ, और मैं इसे पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। हमेशा मेरी आदत है, मैं डिटेल में समझाता हूँ, है ना? आदत इसलिए बनाई क्योंकि देखिए, एक एक पॉइंट मुझे पढ़ना पड़ता है आपके लिए, ठीक है? ताकि मैं चाहता हूँ आपकी नौकरी लग जाए। बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों, ठीक है? अब आप ये मत सोचिएगा कि इसमें कितनी नौकरी क्या है, कैसी पोस्ट है। मैंने ये बहुत बहुत बार बोला है कि आप इकलौते हो, 1000 पोस्ट भी खुल गई तो भी एक सीट के लिए लड़ोगे, एक पोस्ट भी खुल गई तो भी एक के लिए ही लड़ोगे। तो ये मेंटेलिटी हटा करके और अपना टाइम वेस्ट मत करना बेवजह करंट अफेयर सुनने में यूट्यूब पर, है ना? बहुत बर्बाद करते हैं आपको। इससे अच्छा एक किताब ले लो, उसको पूरा खत्म कर दो, बिना डिस्ट्रैक्शन के आराम से आप कोई भी एग्जाम निकाल सकते हो, ठीक है दोस्तों? इस नौकरी से जुड़ी जानकारी के लिए, कुछ भी आपको जानकारी चाहिए, आप मुझे यहाँ पे मैसेज करिए। यहाँ पर कोई भी डाउट हो आपको, आपकी मदद मैं जरूर करूंगा, ठीक है? आपने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। सुरक्षित रहिए, नौकरी लीजिए, और एक मैसेज में जरूर करिएगा जब भी आप नौकरी लग जाए, आपके इस भाई को बहुत अच्छा लगेगा, है ना? धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।